तो आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 76 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। 74 सेशन में जो प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस वाला इनकम टैक्स वाला पेपर था वो हमने कंप्लीट किया था और उसके अंदर मैंने पूछा था कि बताओ जो अगले सेशन हमारे होंगे उसके अंदर हम क्या करें, कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें या जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन आ चुके हैं वही पैटर्न फॉलो करें। तो ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा बच्चों ने कहा था सर सेम पैटर्न फॉलो कर लो, मतलब जो एग्जाम हमारे हो चुके हैं उन्हीं को करवा दो, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हमें थ्योरी क्वेश्चन के अंदर भी कई बार समझने में दिक्कत आती है। और ये बात वाकई ही सही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आता है, एग्जाम में कई बार समझ में तो अभी से पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो ये लगा लो अगले आने वाले इतने भी स्टूडेंट दरबार होंगे ना उसके अंदर हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं। और प्लीज आपने सेशन जरूर अटेंड करने हैं, क्योंकि मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। और अगर अभी से पता लग जाएगा ना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने अभी तक आपके एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हैं चाहे वो न्यू सिलेबस के हैं, उनके जितने भी इनकम टैक्स के क्वेश्चन बने, चाहे वो थ्योरी बेस्ड बने, प्रोविजन बेस्ड बने, प्रैक्टिकल बेस्ड बने, वो कंप्लीट पेपर जो होगा ना उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे डेली क्या करेंगे। ठीक है जी। और जो बच्चे कहते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल ही करा दो, सर टेंशन मत लेना, प्रैक्टिकल बीच में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है जी। प्रोविजन बेस भी जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो अपने सारे सेशन कंप्लीट देखने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा इधर सुनना ध्यान से। अब आज जो हमें पेपर स्टार्ट करना है वो हमें करना है जून 19 वाला। दिसंबर 19 वाला न्यू सिलेबस भी हमारा खत्म हो चुका है, ओल्ड सिलेबस भी खत्म हो चुका है, दोनों पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमें करना है जून 19 के एग्जाम में जो न्यू सिलेबस वाला पेपर बना था ना उसके एग्जाम में जो इनकम टैक्स आया था उसके सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि 45 नंबर का इनकम टैक्स आता है, तो हमें 45 नंबर ही कंप्लीट करने हैं। उसमें से 30 नंबर आपके लिए जरूरी करने होते हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शन में होगा वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा अब सेशन स्टार्ट करने से पहले ना एक बार आपको और बता दूं, इस संडे या अगले संडे जो मैंने कहा था कि सफलता के रहस्य की सीरीज का सीजन नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस संडे कोशिश करूंगा, नहीं तो अगले संडे मैंने कहा था कि एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं शेयर करूंगा। और सबसे पहली स्टोरी ही मैं ऐसी लेके आ रहा हूं कि उसको देखने के बाद ना सर मुझे तो बहुत सारी प्रेरणा मिली है, उम्मीद करूंगा आपको मिलेगी। रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस पर्सन की स्टोरी सुनने के बाद, और आपके सीएस का ही है। मतलब वाकई आप उस दिन के बाद ना ये बोलोगे सर हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो वैसे ही आलसी बन जाते हैं, जो इस पर्सन ने काम किया ना उस पर्सन ने कमाल कर दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा इस संडे ही लेके आ जाऊं, मतलब परसों लेके आ जाऊं, नहीं तो नेक्स्ट संडे 100% एक ऐसी स्टोरी जो आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लेके आएगी और एक नया उत्साह लेके आएगी और एक इस चीज का मोटिवेशन लेके आएगी, भैया हमारी एज ही क्या है, उस पर्सन को देखो जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ठीक है जी। आपको बहुत कुछ स्टोरी सीखने को मिलेगा। कई बच्चों ने मे बी उनको स्टोरी सुनी भी होगी और कई बच्चे समझ भी चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, बट अगर नहीं समझे तो सर मत देखना भूलना। इस संडे को मैं बता दूंगा, नहीं तो अगले संडे आपको मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, आपने वो स्टोरी जरूर सुननी है। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हमें यहाँ पे जून 19 वाला पेपर करना है जी। अब जून 19 का पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पार्ट नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर ए जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का बना था। ये सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाला पेपर है, इसके आंसर भी साथ में क्वेश्चन भी है, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर बाद में हम चेक करेंगे। एक बार चेक करना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट फॉर लेवी ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन इन इनकम टैक्स एक्ट एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्या ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है कि जो हम ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट करते हैं ना, एक बात मैंने सोच के बोला, ट्रांसफर प्राइसिंग में हम एडजस्टमेंट कौन सी करते हैं, याद करो मैंने कहा था इंडियन की इनकम में हम एड बैक करते हैं। इंडियन की इनकम में एड बैक कब करेंगे, जब इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान होगा हमें एड बैक करने होते हैं, प्रॉफिट हमें बढ़ाने होते हैं, उसके बेस पर हमें टैक्स पे करना होता है। बट सोच के बोला जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट है,
जब मैट के बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्या ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं करते? आंसर इज नो। एक बच्चा कह रहा है सर टीपी वाली एडजस्टमेंट करते तो है, आपने कहा था कि ऐड होंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। एक बात मैंने सोच के बताऊं नालायक को, जब आपने चैप्टर किया था मैट वाला, उसके अंदर मैंने कहा था कि जो भी आपके कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट होते हैं, कुछ आइटम ऐड करनी होती है, कुछ आइटम माइनस करनी होती है। जो आइटम ऐड करनी होती है उसकी लिस्ट एग्जॉस्टिव है, अगर आपको ध्यान आ रही हो, ए से लेकर के तक की आइटम जो होती है वो आपकी ऐड करनी होती है। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी, या एक बार जाके चेक कर लेना, उसमें पूरी जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखी है बस वही ऐड करनी है। और ए से लेके के तक जितने भी पॉइंट हैं उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफर प्राइसिंग से जो प्रॉफिट इंक्रीज हुए होंगे वो भी आपको एड बैक करने पड़ेंगे। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब पीजीपी के प्रॉफिट निकालते हो उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी एग्जॉस्टिव नहीं होती, इंक्लूसिव होती हैं। बट जब भी हमें मैट के बुक प्रॉफिट निकालने हैं तो जो चीजें हमें ऐड करनी है और जो माइनस करनी है ना वो एग्जॉस्टिव है। तो ए से लेके के तक आइटम ऐड करते हैं। अब मुझे फटाफट सोच के बताना, क्या ए से लेके के तक हमने कोई भी पॉइंट क्लास के अंदर ऐसा पढ़ा था कि टीपी की जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी? आंसर इज नो। तो उसने क्या बोला कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? भैया ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आइटम वही ऐड करनी है जो 115 जेबी की एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर लिखी होंगी। तो देखो क्वेश्चन 3 नंबर का था और बताओ क्वेश्चन में था क्या। और बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या। तो भैया क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली है कि जब भी तुम मैट के बुक प्रॉफिट निकालते हो उस बुक प्रॉफिट को निकालते हुए ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट करते हो या नहीं करते? आंसर इज नो, नहीं करते। रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो चीजें हमें ऐड करनी है उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट हमें दी है, वो इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। और अगर वो इंक्लूसिव लिस्ट होती तो मे बी ये ऐड हो सकती थी, बट जब लिस्ट ही एग्जॉस्टिव है और उसमें ये दिया ही नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है ऐड बैक नहीं होगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर गाइडलाइंस आंसर में आप यहां पे चेक कर सकते हो। देखो वही बात यहां पे दी है। देखो ये 115 जेबी 1 की एक्सप्लेनेशन 1 यहां पे देखो उन्होंने दी हुई है ना एक्सप्लेनेशन 1 में, और उसमें कहीं पर भी लिखा हैंस द स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट बी कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट, दैट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कहीं पर भी एड बैक नहीं होती है, बात ध्यान देना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लो जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 नंबर का है, इसका बी पार्ट। specify with brief reason whether the following act can be considered as an tax management, tax planning, tax evasion और tax avoidance। आपको ये देख के बताना ये इनमें से क्या है। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, और आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस का। देखो लो दूसरी बार क्वेश्चन बन गया। पहली बार बना था 5 नंबर का, इस बार बना है 3 नंबर का। और क्वेश्चन देखो कितना गिरा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना। To reduce tax payable, Sunil Verma, an individual, paid 55,000 as life insurance premium on the policy of his minor son। अपने आप बोल दो जी। अपना टैक्स कम करने के लिए वो LIC प्रीमियम पे कर रहा है अपने माइनर सन का। तो पहली बात, अगर माइनर सन का प्रीमियम पे करेगा तो क्या उसको 80C की डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी। आपको मैंने 80C के अंदर एग्जीक्यूटिव में याद करो मैंने करवाया हुआ है। एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने कहा था कि LIC कराओ अपनी अपनी पेरेंट्स की, मतलब पेरेंट्स सॉरी अपनी अपनी वाइफ की और अपनी चिल्ड्रन की। तो अगर अपनी अपनी वाइफ की या अपनी चिल्ड्रन की किसी की भी अगर LIC कराओगे उसका जो भी प्रीमियम आप पे करोगे तो 80C में अलाउड हो जाता है। अब सोच के बोला 80C में डिडक्शन मिलने से मेरा टैक्स कम हो रहा है, तो क्या ये अवॉइडेंस है या प्लानिंग है? तो मैंने पहले भी कहा था दैट इज टैक्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिडक्शन एग्जम्पशन को यूज करके जब भी हम टैक्स कम करेंगे तो वो क्या बन जाती है? प्लानिंग बन जाती है। उसके बाद देखो जी, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी इंडिया में सब्सिडरी कंपनी है, which is selling its product to the parent company at a price 100 per unit, while the same product is sold to another foreign company 200 रुपए पर यूनिट। अपने आप बोल देना, अपनी कंपनी को 100 रुपए का बेच रही है, दूसरी कंपनी को सेम सामान 200 रुपए का बेच रही है। तो अगर 100 रुपए का सामान बेचेगी अपना प्रॉफिट कम कर दिया, और अगर अपना प्रॉफिट कम किया तो टैक्स कम हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेजन बोलेंगे, अवॉइडेंस बोलेंगे? अवॉइडेंस बोलेंगे। इवेजन का मतलब क्या होता है कि जो लॉ में बात लिखी है उसको ब्रेक किया, और अगर उसको ब्रेक करके फिर टैक्स कम किया उसको इवेजन बोलते हैं। तो सोच के बोलना, क्या लॉ में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि इतने का ही सामान बेचोगे? तो भैया अगर मेरा सामान है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर आप मेरे रिलेटेड पार्टी हो, मैंने आपको 100 रुपए का दिया, यही सेम मार्कर दूसरी पार्टी को 200 रुपए का दिया, तो 100 रुपए का कम मैंने चार्ज किया तो मेरे प्रॉफिट कम हो गए, प्रॉफिट कम हुए, मेरा टैक्स कम हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। और अगर अवॉइडेंस अगर होगी तो उस केस में आप सब जानते हो, अब आपके गार के प्रोविजन आ चुके हैं
ठीक है जी, और आपके सार भी आ चुके हैं, तो अगर यहाँ पे सार लगेगा तो सार लगाएंगे, अगर गार लगेगा तो गार लगाएंगे, बट ये केस किसका है, अवॉइडेंस का है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद तीसरा, कंपनी क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन द मोटर कार विच इज बीइंग यूज्ड बाय डायरेक्टर फॉर पर्सनल पर्पस। आपने बोल देना जी, मैंने घर की मोटर कार पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल खर्चे को बिजनेस खर्चा मान लिया, तो क्या पर्सनल खर्चे कभी पीएनएल में डेबिट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। और अगर पर्सनल खर्चे मैंने पीएनएल में डेबिट करने स्टार्ट कर दिए तो ये प्लानिंग बनेगी, ये अवॉइडेंस बनेगी, या इवेजन बन जाएगी? सर ये तो इवेजन बन जाएगी, क्योंकि कभी भी पर्सनल खर्चे डेबिट नहीं होते, आपने लॉ को ही ब्रेक कर दिया। और अगर लॉ को ब्रेक करके अगर आप टैक्स कम करोगे तो वो किस में कवर हो जाएगा? इवेजन में कवर हो जाएगा। तो 3 नंबर का 3 पार्ट उसने पूछे हैं, पहला प्लानिंग है, फिर अवॉइडेंस है, फिर इवेजन है। लो ये 3 नंबर हमारे पक्के हो गए, कोई दिक्कत परेशानी? 6 नंबर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए, और दोनों क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड थे, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं था। और देख लो हर बार पहला क्वेश्चन जो है वो प्रोविजन बेस ही आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो प्रोविजन बेस ही आ रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेगा ना वो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अगला पार्ट देख लो जी, अगला भी प्रोविजन बेस है, बताओ। Briefly explain the provision of section 115 BBG of the Income Tax Act 1961 regarding taxability of income earned from transfer of carbon credit for the assessment year 1920। आपने बोल देना अब ये कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो पीजीबीपी, ठीक है जी। अब पीजीपी के अंदर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, आपको मैंने कहा था कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी आकाश में ओजोन लेयर खराब करते हैं, जिसमें 2 केमिकल के नाम मैंने आपको बताए थे, सीएफसी और एससीएफसी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई इंडस्ट्री ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेगी ना, मतलब कोई दूसरा ऑल्टरनेट यूज करेगी जिससे कार्बन नहीं निकलते, जिसे केमिकल नहीं निकलते, तो इस केमिकल को नहीं प्रोड्यूस करने पर हम आपको बेनिफिट देंगे, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन, दैट इज कार्बन क्रेडिट। अब ये कार्बन क्रेडिट जो है ना, याद करो मैंने क्लास में क्या कहता है, इसको आप आगे फर्दर ट्रांसफर भी कर सकते हो, और अगर फर्दर ट्रांसफर करोगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा 115 बीबीजी के अंदर एट द रेट 10%। तो जितने भी आपके नॉर्मल टैक्स होते हैं वो स्लैब रेट में जाते हैं, और जो स्पेशल टैक्स होते हैं वो स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में कौन कौन से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, कैजुअल इनकम 115 बीबी, डिविडेंड की इनकम 115 बीबीडीए, ऐसे कार्बन क्रेडिट 115 बीबीजी, दैट इज स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट द रेट 10%। बस ये पर ध्यान दो। तो उसने मुझे ये पूछा है कि भैया अगर कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करोगे उससे जो भी इनकम आएगी, तो पहले कुछ टाइम पहले ना ये नॉर्मली एग्जम्पशन में कवर होती थी, बट अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि इससे आने वाली इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी, बट वो नॉर्मल रेट से नहीं होगी, वो स्पेशल रेट से होगी एट द रेट 10%। एक बच्चा कह रहा है कि भाई इसके लिए तो फिर हमें पीजीपी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि 5 हेड जरूर पढ़ लेना, और कुछ चाहे सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इग्नोर कर दो, बट गलती से भी पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये 3 हेड मत मिस कर देना। इन 3 हेड के बिना क्वेश्चन सोल्व होंगे ही नहीं, और अगर करोगे भी तो उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो मैं बार बार आपको डेलिया के इसलिए बोल रहा हूं कि भगवान ने जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया ना उसको यूज कर लो अच्छे से, चाहे वो स्पीड फास्ट करके सुन लो, चाहे कैसे भी सुन लो सर, उससे नॉलेज बढ़ेगी, और जब एग्जाम में उसके आंसर लिखोगे ना तो और बढ़िया तरीके से आप लिख पाओगे। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात समझोगे, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल हैज बिजनेस इनकम, एक इंडिविजुअल है उसकी बिजनेस इनकम 35 लाख रुपए है, प्रीवियस ईयर 18-19, फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18 वो सब्जेक्ट टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, उसने एएमटी पे किया 17-18 में, और उसको क्रेडिट उसका बचा हुआ है 5 लाख रुपए का, उसको क्रेडिट मिला था। कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड बाय हिम फॉर असेसमेंट ईयर 1920, ऑल्सो वर्क आउट द अमाउंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल एएमटी क्रेडिट। अब वो ये बात कहना चाह रही है भाई इनकम 35 लाख रुपए इंडिविजुअल की है, उसका 5 लाख रुपए का एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो एक तो तुम इस साल का टैक्स बता दो भाई टैक्स कितना आएगा, और बैलेंस अगर कोई एएमटी क्रेडिट बचेगा वो तुम हमें बता दो। पहले तो मुझे इतना बताओ, इंडिविजुअल है, कुछ नहीं बोला, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, तो क्या मानूं भैया? मैं तो रेजिडेंट मानूंगा, आपको मैंने कई बार क्लास में क्या कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो रेजिडेंट मानूंगा। फिर दूसरा कुछ नहीं बोला, एज कितनी है, और अगर एज के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो ऑलवेज क्या मानेंगे? लेस देन 60 मानेंगे। तो रेजिडेंट मानूंगा, एज मानूंगा लेस देन 60, इसके बेस पे मैं टैक्स निकालूंगा। अब अगर इनकम 35 लाख रुपए की है, आप सबको याद होंगे स्लैब रेट क्या थे, 2.5 लाख तक इनकम एग्जाम्ड, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से लेके 10 तक 20%, और अगर इनकम 10 से भी ऊपर होगी तो क्या रेट लगेगा? 30% रेट लगेगा।
अब अगर इनकम 35 लाख रुपए है, 10 लाख से कितनी ज्यादा है सर? 10 लाख से ज्यादा है 25 लाख, इसका निकाल दूंगा 30%। ठीक है जी। और फिर 10 लाख की इनकम पर कितना आता है? आप सबको याद होगा 1,12,500 रुपए, ये टैक्स तो आएगा ही आएगा, 10 लाख के ऊपर आएगा। तो फटाफट से एक बार 25 लाख का 30% प्लस में 1,12,500, ये आ गया 8,62,500 प्लस में 4% सेस, तो इसका टोटल टैक्स बन गया 8,97,000 ना, ये टैक्स बन गया जी टोटल, ये 8,97,000 पे ये टैक्स बन गया। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल टैक्स बन गया, ये मेरा नॉर्मल टैक्स बन गया, ये बात ध्यान देना, ये मेरा नॉर्मल टैक्स है जी। अच्छा, अब अगर मैं इस पे एएमटी निकालूं तो एएमटी का रेट कितना है? अगर मैं 35 लाख पे एएमटी निकालूं, क्योंकि सर एक बात बोलना, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से अगर ऊपर होगी तो एएमटी देना पड़ेगा ना इंडिविजुअल को। तो भैया इनकम तो 35 लाख है, 20 लाख से ऊपर है तो एएमटी भी निकालना पड़ेगा। अब एएमटी का रेट कितना है? एक बच्चा कह रहा है भाई चेंज आ गया ना, 15% हो गया। हाँ जी, रेट 15% है, 18.5 है सर, 18.5 है। जो 15% है वो मैट का रेट है, जो नया मैट का रेट है ना वो 15% है। एएमटी का रेट आज भी 18.5% है, बस ये बात ध्यान देना। तो अगर मैं 35 लाख रुपए का 18.5% निकालूंगा तो 35 लाख का 18.5% ये आ रहा है 6,47,500 प्लस में 4% सेस अगर करूंगा तो 6,73,400 रुपए, ये इसका टैक्स आएगा जी एएमटी, ये इसका एएमटी आएगा। सर हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप पता नहीं अपनी क्या कहानियां कर रहे हो, हमें तो ये बताओ कि पहले आप चल क्या रहे हैं नालायकों। इतना सा क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आप कह रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने कैसे होंगे? सिंपल क्वेश्चन है, उसने 35 लाख की इनकम दी है और कह रहा है पिछले साल का 5 लाख रुपए क्रेडिट बढ़ा हुआ है, तो भैया 35 लाख की अगर इनकम है तो इस साल टैक्स निकालना पड़ेगा। इस साल कैसे टैक्स निकालोगे? तो मैंने क्लास में क्या कहा था, एएमटी और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर। अब अगर एएमटी ज्यादा है तो भैया एएमटी पे करूंगा, क्रेडिट मुझे और मिल जाएगा, 5 लाख मेरा पहले का पड़ा है। और अगर इस साल मेरा नॉर्मल ज्यादा है फिर मैं नॉर्मल पे करूंगा, बट क्रेडिट पहले यूज कर लूंगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा फिर मैं नॉर्मल पे कर दूंगा। अब अगर 35 लाख का नॉर्मल निकालूंगा, आप सब जानते हो स्लैब रेट लगेंगे, स्लैब रेट आप सबको निकालने आते हैं, उसके बेस पे मैंने निकाल दिया टैक्स मेरा इतना। आई होप इतना टैक्स तो आपको निकालना आता होगा। फिर अगर मैं इस पे निकाल दूंगा 18.5 प्लस में 4% सेस, तो भैया इतना टैक्स निकल के आएगा। अब मेरा एएमटी ज्यादा है नॉर्मल ज्यादा है? मेरा नॉर्मल ज्यादा है। और अगर अगर मेरा नॉर्मल ज्यादा होगा तो फिर पेमेंट मुझे करनी क्या होगी, नॉर्मल या एएमटी? फिर मुझे नॉर्मल देना होगा। बट अगर मुझे नॉर्मल देना है, सोच के बोलना, अगर मुझे गवर्नमेंट को ये देना है तो मुझे गवर्नमेंट से लेना क्या है, 5 लाख। मुझे गवर्नमेंट को देना ये है और मुझे गवर्नमेंट से लेना क्या है, 5 लाख। मुझे गवर्नमेंट को देना ये है और मुझे गवर्नमेंट से लेना क्या है, 5 लाख। सोच के बोल देना। तो क्या मुझे सारा यही पेमेंट करनी पड़ेगी या क्रेडिट माइनस कर दूंगा? सर क्रेडिट माइनस कर दूंगा। एक बच्चा कहता है यार इसका आंसर पता कितना आएगा? सर ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, 8,97,000 माइनस है 5 लाख, तो 3,97,000 रुपए नेट पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे 5 लाख रुपए लेने हैं। इधर आओ मेरे नालायक बच्चे, इधर आओ, आपका कान पकड़ के घुमा दूंगा मैं से। एक बात मैंने सोच के बताना नालायक को, अगर मैं पूरा 5 लाख यूज कर लूंगा फिर जो मेरा बैलेंस टैक्स आएगा वो तो एएमटी से भी कम हो जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था क्रेडिट वहीं तक यूज करना जहां तक एएमटी है। तो मेरे लाल, मेरे नोनू, मेरे काले, मेरे ग्रीन, मेरे पीले, मेरे संतरी, एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर मैं ये सारा यूज कर लूंगा तो मेरा टैक्स आएगा वो एएमटी से भी कम होगा, बट एएमटी से कम तो मैं पे कर ही नहीं सकता। रीजन बिंग, एएमटी का मतलब ही क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो सर मैं पता कितना क्रेडिट यूज कर पाऊंगा, 8,97,000 और माइनस में 6,73,400, तो 2,23,600 रुपए का बस इतना क्रेडिट यूज कर पाऊंगा 5 लाख में से, और बाकी मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो भैया 5 लाख में से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो 2,76,400 ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा, 2,76,400। एक बार मैं इसको आपको दिखा दूं आंसर। सर हमें आंसर दिखाओ, हमें विश्वास नहीं आपके ऊपर। ओ माय गॉड, कैसी कैसी बात कर रहे हो। इधर देखो ध्यान से नालायक को, देखो ये पहले टैक्स निकाल दिया 8,62,500, 4% सेस 8,97,000, ये आप सबने निकाला है। फिर एएमटी निकाला, देखो 6,73,400। अब उसने क्या बोला भाई, 6,73,400 तो देना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट यूज कितना कर पाऊंगा, 2,23,600। तो 5 लाख में से अगर इतना माइनस किया, इतना क्रेडिट बैलेंस बचेगा। बताओ ये क्वेश्चन 3 नंबर का और पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अंदर। सर बहुत मुश्किल है, कैसे हो पाएगा सर पेपर, ये तो हमसे सोल्व भी नहीं हो पाता सर, यही क्वेश्चन तो हमसे सोल्व नहीं हो रहा था। आप यकीन मानना ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, हमें समझ ही नहीं आया करना क्या है। अब बताओ क्वेश्चन में था क्या, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ लेते ना तो आंसर में कुछ भी नहीं था। तो पहले मैंने नॉर्मल निकाला, एएमटी निकाला, कंपैरिजन किया, नॉर्मल ज्यादा है, एएमटी क्रेडिट यूज किया बट सारा यूज नहीं किया, वो एएमटी तक किया, और बैलेंस जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 15 साल तक क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, ये आपने क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अब जाके ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, तो हमारे 12 नंबर अभी तक पूरे हो चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और कितने मिनट्स हुए हैं? वही टोटल ये लगा लो 16 मिनट के अंदर, क्योंकि 4 मिनट तो कई बच्चों को लगेगा पहले वेस्ट ही कर दिए थे। तो 16 मिनट के अंदर 12 नंबर पूरे हुए हैं। अब जो लिखने में टाइम लगेगा तो अप्रोक्सीमेट ये लगा लो आधे घंटे में 4 क्वेश्चन 12 नंबर के आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लिखने इंक्लूड। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। लास्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये भी 3 नंबर का है। एबीसी लिमिटेड हैज 2 फैक्ट्री, वन ऑफ विच इज एसईजेड, एक एसईजेड के अंदर है, और कंपनी मूव द प्रोड्यूस to the known SZ factory at a price considered lower than the fair market value to the SZ factory. This lower the cost of production of SZ factory and the goods are sold from therein after insignificant value addition. Consequently, the SZ factory shows higher profit. SZ वाली फैक्ट्री हायर प्रॉफिट शो कर रही है, दैट एंटाइटल द सेसी टू क्लेम हायर डिडक्शन ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, क्योंकि उसे हायर डिडक्शन क्लेम करनी है। कैन जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार specified under income tax act 1961 be invoked in दिन केस? क्या इस केस में गार के प्रोविजन लगेंगे? पहले तो ये बताओ, क्या ये प्लानिंग है, क्या ये अवॉइडेंस है, क्या ये इवेजन है? सर इतनी मेरी गारंटी है, इतनी मेरी गारंटी है, ये प्लानिंग तो नहीं है। प्लानिंग क्यों नहीं है? क्योंकि प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एग्जम्पशन, डिडक्शन को फॉलो करना, तो वो होती है प्लानिंग। तो भैया इस केस में प्लानिंग की तो बात नहीं चले। और दूसरी बात, क्या ये इवेजन है? नहीं, मैंने लॉ को भी ब्रेक नहीं किया। सर क्या ये अवॉइडेंस है? यस, ये अवॉइडेंस है। मैंने क्या किया, लॉ को ही फॉलो किया बट लॉ में कमी ढूंढ ली। और मैंने क्या किया, एससीजेड यूनिट्स के प्रॉफिट इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिए। रीजन बिंग, क्योंकि उसके सारे प्रॉफिट एग्जम्प्ट हैं, और उसके सारे प्रॉफिट एग्जम्प्ट होंगे, मेरा टैक्स बच जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसी ऐसी बात ना हमने क्लास में बताई थी, हमें याद आ रही है। ये बात कहां बताई थी? ये बात आपने कहां बताई थी? सर ये बात बताई थी अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में। याद करो, मैंने कहा था 80 आईए की सीरीज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर मैंने कहा था 80 आईए की सीरीज में लोग क्या करते थे, अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट करते थे। और अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट क्यों करते थे? उनके सारे प्रॉफिट एग्जम्प्ट है। अब जब गवर्नमेंट को इस बात का पता लगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग इंसर्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं जो स्टार्टिंग से, क्योंकि कब तो कई बच्चे थक गए होंगे। थकावट उनको हुई है, थकावट मुझे नहीं हुई। कमाल की बात देखो, पढ़ने वाले को थकावट होगी, पढ़ाने वाले को थकावट हो ही नहीं रही। बच्चा कह रहा है यही तो है सर, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। सुनना कौन सा आपको आसान है? नालायकों, जितने बच्चे सुनते हैं उन्हें पता नहीं कि उन्हें एग्जाम में कितना फायदा होगा। अब एक बात मैंने सोच के बोला, जिन्होंने स्टूडेंट दरबार भी अटेंड की है, क्लास छोड़ो, क्लास अगर लिए तो अच्छी बात है, नहीं ली, स्टूडेंट दरबार भी अटेंड की है, आपको मे भी थोड़ा बहुत ध्यान रहा होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग एक तरह का क्या है सर, वो एक सार है। सार का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, मतलब जहां जहां लोग अवॉइडेंस करते हैं उसको रोकने के लिए जो रूल्स बन चुके हैं वहां पे सार लगेंगे। और आपको मैंने गार वाले चैप्टर के अंदर भी कहा था कि पीजीपी के चैप्टर में 48(2) सार, ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा सार। अब जहां पे सार है तो क्या वहां पे गार लग सकता है? आंसर इज नो। आपको मैंने पहले भी कहा था, जहां गार है, सॉरी जहां सार है वहां गार का तो मतलब ही नहीं है। हां, जहां सार गवर्नमेंट ने नहीं बनाया फिर अवॉइडेंस है तो गवर्नमेंट कहते उस केस में गार लगा देंगे। तो भैया ये वाला केस जो है, ये वाला केस कौन सा है? ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का, वही वाला 80 आईए सीरीज का, जब प्रॉफिट ओवरस्टेट करके दिखाते हो, 10AA वाला कि प्रॉफिट ओवरस्टेट करके दिखा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में सार बने हुए हैं, उस केस में टीपी बना हुआ है। और जहां पे टीपी ही बना हुआ है, जहां पे टीपी के प्रोविजन ही एप्लीकेबल है, तो भैया तुम गार इन्वोक नहीं कर सकते। तो उसने मुझसे यही पूछा है, क्या इस केस में गार इन्वोक कर सकता हूं? आंसर इस क्लियर शब्दों में नो 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 नो, क्योंकि गार यहां नहीं हो सकते। जहां पे सार होंगे वहां पे गार की बात ही नहीं होगी। और एक बार चेक कर लो, देख लो इसका आंसर, ये इन्होंने आंसर दिया हुआ है जी, ये देखो री, यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर लगेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस, तो गार का इन्वोक हो ही नहीं सकता। बताओ, इतना सा क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का बना था। अब जिसको यही नहीं पता ये गार और सार है क्या, जो चैप्टर ही सही ढंग से नहीं पढ़ के गया, और जिसको यही नहीं पता कि सार लगेगा या गार लगेगा, वो 3 नंबर बेकार करके आएगा। तो अब जाके हमारे 15 नंबर पूरे हो चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? पक्का पक्का एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर दोबारा बता दूं। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था री मैट के अंदर कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट मत करना अपनी मर्जी से, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होनी है वो एग्जॉस्टिव है, उसके अंदर लिखा होगा तो करेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेंगे। दूसरा फिर मैंने यहाँ पे बोला जी टैक्स प्लानिंग वाला, भैया टैक्स प्लानिंग डिडक्शन वाली बात होगी, टैक्स प्लानिंग होगी, ठीक है। उस केस में अगले वाले केस में उसने क्या किया, सब्सिडरी को अलग सेल किया, दूसरे को अलग सेल किया, टैक्स बचाने के लिए, अवॉइडेंस की बात है। और जहां पे अपने पर्सनल खर्चे को बिजनेस खर्चा मान लिया, भैया तुमने इवेजन कर दी है, ये 3 केस हमारे खत्म हो गए। अगला केस फिर बीबीजी कार्बन क्रेडिट, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो आप मतलब एक केमिकल छोड़ते हो, उस केमिकल को ना प्रोड्यूस करने के लिए आपको बेनिफिट मिलता है, उसकी ट्रांसफर पर अब स्पेशल रेट लगेगा एट द रेट 10%, प्लस में सरचार्ज और प्लस में सेस भी एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। फिर यहाँ पे अगला केस एएमटी वाला, एएमटी निकाला, नॉर्मल निकाला, नॉर्मल ज्यादा है तो एएमटी को उसमें यूज किया, बट सारा यूज नहीं किया, जितना एएमटी है वहीं तक यूज करेंगे। अगला फिर आपका नॉर्मल आ गया कि भैया ये केस में गार लगेगा, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सार बना हुआ है तो गार का तो मतलब ही नहीं है। तो अब जाके हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखना, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो जी। नेट प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पीकेआर लिमिटेड, ए रेजिडेंट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इज 280 लाख, उसके प्रॉफिट 280 लाख है, अराइव्ड एट आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग फॉलोइंग आइटम। मतलब जो ये प्रॉफिट है उनको डेबिट करने के बाद है, जो ये प्रॉफिट है इन आइटम्स को क्रेडिट करने के बाद है। तो ये अगर आइटम को डेबिट करने के बाद है और क्रेडिट करने के बाद है ना, तो ये प्रॉफिट सही नहीं है, इनको सही करना पड़ेगा, इनको सही करना पड़ेगा, उसके बेस पे ही मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट मुझे ये देखना है कि इसमें मैं निकालना क्या है। उसने बोला रे कंप्यूट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, लो री मैट का क्वेश्चन बन गया पूरा 5 नंबर का। आंसर निकाल सकते हो? याद आ रही है कुछ? ए से लेकर के तक के आइटम क्या क्या ऐड करते हैं, फिर 1 से लेकर 8 तक के आइटम क्या क्या माइनस करते हैं, एग्जॉस्टिव आपको मैं याद कराऊंगा, तुरंत याद आ जाएगा। देखो जी पहला डेप्रिसिएशन, हाँ नहीं डेप्रिसिएशन पहले क्या करेंगे, पूरा ऐड करेंगे इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, फिर माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन इग्नोर करते हैं। तो ऐड कितना करेंगे, उसमें कह रहे हैं 110 लाख का डेप्रिसिएशन है, उसमें 30 लाख रुपए रिवैल्यूएशन इंक्लूड है, तो भैया ऐड तो करेंगे 110 और माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे 80। सर नहीं समझ में आया, एक बात मुझे सोच के बताओ, जब हमने मैट के बुक प्रॉफिट निकालने सीखे थे तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन जो है आपको ना पूरा ऐड कर देना, जितना भी आपको दिया होगा, चाहे उसमें रिवैल्यूएशन वाला ऐड ही क्यों ना हो। फिर पूरा ऐड करने के बाद माइनस सिर्फ वही करना, माइनस सिर्फ वही करना जो रिवैल्यूएशन के अलावा है, मतलब जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है। तो एक्चुअल कितना निकल के आएगा 80, वो माइनस कर दूंगा। आगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, भैया ये तो माइनस कर दो, 1034 में एग्जाम्प्ट है। भैया अगर 1034 में एग्जाम्प्ट है तो आप याद करो एक्सक्लूजन वाले पॉइंट में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सेक्शन 1034 में जो एग्जाम्प्ट है उसको माइनस करके दिखाते हैं, ये माइनस। ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड करते हैं जी, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। अच्छा अब ये कह रहे प्रोविजन फॉर टैक्स जो 50 लाख है ना, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड्स 15 लाख रुपए टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, और 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। याद करो जब मैंने इनकम टैक्स का पॉइंट्स आपको लिखवाया था क्लास में, तो आपको मैंने वहां पे ये भी लिखवाया था कि कोई इंटरेस्ट होगा या इवन डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा ना, वो आपको एड बैक करना ही पड़ेगा। तो इसने बोला 50 लाख में ये इंक्लूड है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें भी वैसे भी इंक्लूड करने थे, उसने पहले ही इंक्लूड कर रखे हैं, तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे भाई। अब अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, अपने आप बोल देना, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ किया हम क्या करते हैं, माइनस। ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड करते हैं, और अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस करते हैं, बट कितना सारा याद नहीं आ रहा आपको यार, तभी मैं कह रहा हूं नलायक को डेली बेस पे रिवीजन करके आओ। इनकम टैक्स 30 नंबर का छोड़ के नहीं आना, नंबर नहीं आएंगे, फिर 70-80 वाला टारगेट और ड्रीम्स बेकार हो जाएंगे बिल्कुल। एक बार मुझे इतना सोच के बताओ, याद करो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व मैंने कहा था माइनस कर दें कितना, जितना डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व से बना हुआ है। तो भैया इतना बोल दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो हमारा इसमें इंक्लूड है डेप्रिसिएशन वो कितना है, 30 लाख है ना, तो भैया इतना ही हम माइनस करेंगे, इससे ऊपर माइनस नहीं करेंगे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने क्लास में एक आपको यहां पे एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि भैया अगर मान लो रिवैल्यूएशन वाला यहाँ पे 50 होता और ये 40 है, तो फिर हम 40 माइनस करते, बट अगर ये 30 है तो उतना ही माइनस करेंगे जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व का डेप्रिसिएशन है। तो भैया विड्रॉ मैंने 40 की है, बट इससे ऊपर तो माइनस हो ही नहीं सकता। और कई बच्चों के बात पता नहीं होती ना, बस उनको याद होगा कि फ्रॉम वाला माइनस करते हैं,
टू वाला ऐड करते हैं, बच्चा कहता है अच्छा फ्रॉम वाला है 40 लाख है, माइनस कर दे भाई, वो ये नहीं देखते रिवैल्यूएशन वाला कितना है। तो आपको मैक्सिमम जो माइनस करना है वो 30 तक माइनस करना है, इससे ऊपर माइनस नहीं करना। ठीक है, तो माइनस कितना करेंगे, 40 नहीं करेंगे, 30 करेंगे। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, हाँ दोनों माइनस कर देंगे, या विच एवर इज लेस, याद करो ब्रॉड फॉरवर्ड और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस जो होगा हम वो माइनस करेंगे। तो यह 13 और 9, लेस क्या आ रहा है 9, तो फिर माइनस क्या करेंगे 9 लाख करेंगे। तो एक बार देखना अब क्या हो रहा है, आंसर देखो जी, 280 लाख के तो प्रॉफिट ही है, उसमें डेप्रिसिएशन 130 ऐड किया पहले, और फिर मैंने 280 में 110 ऐड किया, और फिर मैंने माइनस कर दिया 80, ये तो पूरा हो गया। फिर डिविडेंड माइनस किया 8 लाख, और फिर मैंने माइनस किया ऐड किया ट्रांसफर टू रिजर्व 5 लाख, फिर परपोज प्रोविजन ऑफ टैक्स ऐड किया 50, परपोज डिविडेंड ऐड किया 20, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम माइनस किया 40 नहीं 30, रिवैल्यूएशन जितना, और फिर यहाँ पे आपने ब्रॉड फॉरवर्ड ये 13 और 9 माइनस किया 9, तो ये 338 लाख के मेरे ख्याल से बुक प्रॉफिट आ गए हैं, जो यहाँ पे आपके निकलने चाहिए। एक बार अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं। ओ माय गॉड, आंसर इज यस, 338 लाख रुपए के देखो आपके बुक प्रॉफिट आ रहे हैं। ठीक है जी, बच्चा कह रहा है सर एक बार प्लीज दोबारा समझा दो, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले 280 ये आइटम ऐड की हैं, देखो पूरा 110 ऐड किया, 5 ऐड किया, 50 ऐड किया, 20 ऐड किया, 465, फिर माइनस किया, माइनस में कितना किया 8, 1034 में एग्जाम्प्ट है, डेप्रिसिएशन 80 माइनस किया, और यहाँ पे 30, और यहाँ पे बीच एवरेज लेस कितना आ गया 9, देखो लिखा ना बीच एवरेज लेस, तो ये आ गया 338। अब गलती से भी आगे मत पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है जून 19, उस टाइम मैट का रेट था 18.5। अब आप सब जानते हो मैट का रेट कितना है 15%, तो इसका नया आंसर निकालो जी। अब अगर मैं इसका नया आंसर निकालता हूं 338 का 15%, तो अगर मैं 338 का 15% निकालूं तो भैया आ गया ये 5.07 आ गया, ये आ रहा है ना 338 का 15%, हाँ नहीं 50.7, 50.7, 50,70,000 इतना आ रहा होगा। फिर प्लस में 7% सरचार्ज मैं कर दूंगा, प्लस में अगर मैं 7% सरचार्ज कर दूं तो आ गया 54.249, और फिर यहां पे प्लस में 4% सेस, प्लस में 4% सेस ऐड करूंगा तो आएगा 56.141896, ये इसका आंसर आएगा। यहां पे आंसर गलत दिया है, रीजन बिंग क्योंकि वो 18.5% रेट है जो रेट अब मैट में खत्म हो चुका है, मैट का रेट जो है वो 15% है, और अगर ये क्वेश्चन एएमटी का होता फिर 18.5% ही होता। ठीक है जी, तो इसके बेस पे कैलकुलेशन कर लेना 15% ही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 7% सरचार्ज क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, और यहाँ पे 4% सेस आपका निकल के आ गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका मैट का था, उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये आइटम आपको ऐड करनी है, माइनस करनी है। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर का बन रहा है तो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें मुश्किल पता है क्या है, प्रेजेंटेशन करना। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, अगर आपको वो लिस्ट याद है ना कि क्या ऐड करनी है और क्या माइनस करनी है तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया है, और ऐसे हम क्लास में कई बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का यस सर। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस that would follow if the assessing officer make adjustment to arm length price in international transaction of the assessee resulting in increase in total income. What are the remedy available to the assessee to dispute such adjustment made by AO? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर AO ने ALP निकाला, उससे आपकी इनकम इंक्रीज कर दी, तो उस केस में क्या क्या रेमेडी आपके पास है, पहले तो ये बताओ। अगर AO मेरी इनकम इंक्रीज करता है तो याद करो सेक्शन नंबर 92C जो ALP निकालने वाला है, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, 92C के फर्स्ट क्लोज में लिखा था 6 मेथड होते हैं एएलपी निकालने के, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है उसको यूज करके एएलपी निकाल। फिर उसके क्लोज नंबर 2 में लिखा था कि अगर मोर देन 1 एएलपी है बट 6 से कम है तो अर्थमेटिकल मीन ले लो, 3% का वेरिएशन ले लो, उसके बेस पे तुम काम कर लो। और फिर रूल नंबर 10C आपने क्लास में किया होगा, जो नया रूल आया था कि अगर एएलपी 6 है उससे ज्यादा है तो क्या करेंगे। फिर मैंने कहा था कि अगर एएलपी आपने गलत निकाली है, गलत मींस आपने मेथड फॉलो नहीं किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, गलत मेंटेन की, विद इन टाइम लिमिट जमा नहीं कराई, तो एओ आपकी एएलपी निकालेगा। क्लोज नंबर 3 अगर आपको ध्यान आ रहा हो। फिर क्लोज नंबर 4
जब एओ आपकी एएलपी निकालेगा, जितनी इनकम वो इंक्रीज करेगा, ना तो डिडक्शन मिलेगी ना एग्जम्पशन मिलेगी। याद आ रहा है? और अगर उसने मेरी इनकम इंक्रीज कर दी और ऑर्डर पास कर दिया असेसमेंट का, तो भैया रेमेडी तो आप सब जानते हो, फिर रेमेडी किसकी मिल जाती है? अपील की। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को अपील ध्यान आ रहा होगा। सबसे पहले अपील इनकम टैक्स में कहां पे होती है? सीआईटी, देन फिर होती है आईटीएटी, फिर कहां होती है? हाई कोर्ट, फिर कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट। तो भैया यही तो रेमेडी आपकी इनकम टैक्स में है, आप सब जानते हो। तो इनकम टैक्स में रेमेडी क्या होंगी उसने ये पूछा है, और जब वो इनकम इंक्रीज करेगा तो उस टाइम क्या होगा ये पूछा है। क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो सबसे पहले तो वो 92C4 लिख के आना है कि जब इनकम इंक्रीज करेगा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और रेमेडी के अंदर लिख के आना है अपील टू सीआईटी, आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में आपको लिख के आना है। और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सर। इसका आंसर देखो ये दिया हुआ है, देखो वही लिखा है ना, डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। और देखो फिर वही अपील करेंगे अपना सीआईटी में, आईटीटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, रिवीजन के पास जाओगे, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी है रेमेडी के रूप में। ये क्वेश्चन नंबर बी आपका है। ठीक है नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का पक्का? तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसका आंसर पढ़ लेना जी। अगले क्वेश्चन पे आओ। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी। आज हम सेशन थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, आज हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये 6A। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपने घर से पढ़ के आना है, कराऊंगा मैं ही। ये क्वेश्चन पता किसका है? पोयम वाले कॉन्सेप्ट का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा से बन सकता है आपके कमिंग एग्जाम के अंदर। ये आपने रीड करके आना है। इसका ये सेकंड पार्ट है, ये है डिविडेंड वाला, बिल्कुल सिंपल है, तो उसमें कोई खास मुश्किल है नहीं, ये आपने पढ़ के आना एक बार। और इससे अगला क्वेश्चन तो उससे भी सिंपल है, ये आपका है ट्रांसफर प्राइसिंग में जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन थी ना, ये उसका है। तो ये करवाने मुझे आज ही थे। ठीक है, बट मेरे पास 40 मिनट का ही लिमिटेड टाइम था क्योंकि मुझे थोड़ा काम है घर में। ठीक है, तो मेरे को ये था सेशन जरूर लगाना है, चाहे काम हो चाहे कुछ हो, कम से कम मैं 35 मिनट 40 मिनट तो फैमिली के सामने होना, उनको ये ना लगे कि सर ने स्टूडेंट दरबार आज तो लगाया ही नहीं है, क्या हो गया होगा। तो इसलिए मैं आपके सामने आ गया हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना टाइम मैं लगा सकता हूं वो मैं जरूर लगाऊंगा। तो एक बार ये तीनों क्वेश्चन आपने एक बार रीड करके आने हैं। अगली क्लास में आते ही पहले 15 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फिर अगला पेपर जो ओल्ड सिलेबस वाला होगा जून 19 का, उसको हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर टाइम हो वो भी आप रीड करके आना, नहीं तो ये तीन तो आपने रीड करके आना ही है। ठीक है, लो जी मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारा किसका है? ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का एएलपी निकालने का जो रिसेल प्राइस मेथड था ना, उसका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ये क्या लिखा है, जोनिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा होल्ड 35% शेयर ऑफ गामा लिमिटेड। गामा इंडिया लिमिटेड इंपोर्ट 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम जोनिक इनकॉर्पोरेशन कनाडा एट ए प्राइस ऑफ 1500 पर यूनिट, एंड दीज आर सोल्ड टू सुनील रेजेंसी लिमिटेड एज ए प्राइस ऑफ 1700 रुपए पर यूनिट। 1500 रुपए का लेके 1700 रुपए का आगे बेच दिया। गामा इंडिया लिमिटेड हैज ब्रोड सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम रोनक इंडिया लिमिटेड एंड सोल्ड टू विजय लिमिटेड एट ए ग्रोस प्रॉफिट 14%। 1500 का लिया, 1700 का बेच दिया, और यही सामान दूसरे लोगों से लिया और ग्रोस प्रॉफिट कमाया 14% सेल पे। जैसे ही मैंने बोला ना 14% सेल पे, तुरंत बच्चे के माइंड में आ गया कि ये क्वेश्चन किसका है? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड या रिसेल प्राइस मेथड? रिसेल प्राइस मेथड। याद आ रहा है कुछ? प्राइस कंपेयर करेंगे, जहां पे उसने 1700 रुपए का बेचा, इसमें से माइनस करते हैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, और ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कौन सा? जो उसने कमाया है दूसरे कंपनी से। तो 1700 का अगर 14% निकालूंगा, इतना जीपी माइनस करूंगा, फिर जीपी माइनस करने के बाद याद करो हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल डिफरेंस की एडजस्टमेंट करते हैं। उस डिफरेंस की एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा प्राइस आएगा वो हमारा एएलपी आएगा। तो देखो यहाँ पे 1700 रुपए, फिर वो आगे कहना चाह रहे हैं भाई इसको जोनिक कनाडा ऑफर ए क्वांटिटी डिस्काउंट 15 रुपए पर यूनिट, रोनक इंडिया लिमिटेड, रोनक को 15 रुपए डिस्काउंट दिया जबकि वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर गामा इंकर्ड फ्रेट 10 रुपए एंड कस्टम ड्यूटी 30 रुपए इन केस ऑफ परचेज मेड फ्रॉम जोनिंग। तो आपको पहले तो बताना है इनके बेस पे कौन सा मेथड लगेगा, डिसाइड हो गया, कंफर्म हो गया, रिसेल प्राइस मेथड लगेगा, और आपको एएलपी निकालनी है। तो पहले तो मुझे 1700 रुपए बेस प्राइस है, उसका 14% जीपी निकाल दो, तो यह 238 रुपए तो ये आ गया। ठीक है, इसमें से अगर माइनस करूंगा तो ये आ गया 1462 रुपए। ठीक है, अब इसमें डिस्काउंट माइनस करना है एक तो, और खर्चे कितने की हैं, कस्टम ड्यूटी कितनी है 30, और फ्रेट कितने 10, तो ये 40 रुपए माइनस कर दो। तो यह मेरे ख्याल से इसका एएलपी निकल के आएगा 1412 रुपए।
अब अपने बोल देना आपने इंपोर्ट किया 1500 का, अब 1500 रुपए का इंपोर्ट किया, नुकसान हो गया गवर्नमेंट को। बच्चा कह रहा है नुकसान कैसे हो गया सर, यहाँ तो टीपी लगेगा ही नहीं, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। एक बात मुझे सोच के बताओ नालायक को, क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन इंपोर्ट का है। ये देखो इंपोर्ट, और इंपोर्ट का मतलब क्या है, अगर मैंने 1500 रुपए का इंपोर्ट किया होगा तो मैंने पीएनएल में डेबिट किए होंगे 1500 रुपए, 1500 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। जबकि एएलपी मेरा आ रहा है 1412 रुपए, मतलब डेबिट करने चाहिए थे इतने, डेबिट कर दिए 1500 रुपए, तो मैंने ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिए। और अगर ज्यादा प्रॉफिट कम किए, इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, तो इतने का नुकसान हुआ, एड बैक मुझे करना पड़ेगा ना। सर ये क्वेश्चन एक्सपोर्ट का नहीं है, ध्यान रखना, कई बच्चे यहां पे गलती करके आएंगे। ये क्वेश्चन इंपोर्ट का है। इंपोर्ट का मतलब जितने का आपने इंपोर्ट किया उतना खर्चा हुआ, डेबिट कर दिया। जबकि फेयर मार्केट वैल्यू इस खर्चे की कम है, और अगर इस खर्चे की फेयर मार्केट वैल्यू कम है तो भैया कम डेबिट होना चाहिए था, डेबिट मैंने ज्यादा कर दिया तो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, इसलिए मुझे यहां पे एड बैक करना पड़ेगा। तो अपने बोल दो 1500 माइनस 1412, तो भैया 88 रुपए मुझे यहां पे एड बैक करने पड़ेंगे जी। और कितने यूनिट हैं कुछ बताया इन्होंने नहीं, तो मेरे ख्याल से 88 रुपए एड बैक करने पड़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे। यहां पे डिस्काउंट मैंने कितना माइनस किया, डिस्काउंट मैंने माइनस किया 10, अच्छा 15 रुपए डिस्काउंट है ना, हाँ तो यहाँ पे 88 नहीं है 15, ये 40, तो 55 आएगा ना। 1462 माइनस में 55, तो यार है 1407 रुपए आ रहा है, 1407 रुपए। ये मेरा एएलपी आ रहा है, मैंने 1500 डेबिट किए, तो मतलब 93 रुपीज मुझे एड बैक करने पड़ेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी क्वांटिटी परचेज की है इसने, 2000 यूनिट है ना, तो भैया 93 को 2000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1,86,000 रुपए मुझे इंडियन की इनकम में एड बैक करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका है। एक बार दोबारा बोल दूं, एक बार नोटबुक जाके देख लेना, मैंने डायग्राम से आपको समझाया होगा कि आपने यहां से परचेज किया आगे बेच दिया, यहां से परचेज किया आगे बेचा, इसका जो जीपी होगा उसका बेस बनेगा। जीपी माइनस करेंगे, फंक्शनल डिफरेंस की एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्राइस आएगा वो एएलपी होगा। आपने डेबिट ज्यादा किया था, डेबिट कम होना चाहिए था, जितने से डेबिट ज्यादा किया उतने से इनकम बढ़ाई जाएगी, इनकम बढ़ाई जाएगी 93, 2000 यूनिट हैं तो 93 मल्टीप्लाई 2000, 1,80,000 से आपकी इनकम हमने इंक्रीज कर देनी। लो खम हो गया जी क्वेश्चन। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब जाके 30 नंबर का इनकम टैक्स मेरा पूरा खत्म हो गया। अगर मैं पेपर देने जाता तो मैं पहले 2 क्वेश्चन ही करके आ जाता, क्योंकि मुश्किल नहीं थे। बट हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पोयम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा, वो ये वाला कर सकते हैं। डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, सिंपल ही था, और ये भी बिल्कुल सिंपल ही था, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो 2A भी आसान था। बट वो डिपेंड करता है कि आपको जो भी उस टाइम माइंड में आएगा वही करके आओगे, बट करने हमें यही है। तो आज हमें सिर्फ 30 नंबर का की है। अगली क्लास में आते ही पहले मैं ये सोल्व कराऊंगा, ये आपने एक बार घर से जरूर ट्राई करके आने हैं। और ये सारे गाइडलाइंस आंसर आपके इंस्टीट्यूट के पेपर आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर ही हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके आंसर भी आपके साथ होंगे, ठीक है। और आंसर पे विश्वास क्रॉस वेरीफाई करने के बाद करना, क्योंकि कुछ आंसर पुराने होंगे, उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रिवाइज आंसर के बेस पे आपको आंसर करके आने हैं, क्योंकि लॉ अमेंड हो चुका है, और मैं सारे आंसर रिवाइज करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है जी। लो जी, अब जाके यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन ऑफ मंडे को, ठीक है जी। मंडे को मैं मुलाकात करूंगा जी, उससे पहले संडे को डाउट्स होते हैं, तो इनकम टैक्स के जिन जिन बच्चों को थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो संडे को जरूर आ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपका वही आईडी, आपको आईडी पासवर्ड उसके थ्रू आप आ सकते हो। और एक बात और, इस संडे या अगले संडे जो भी मैं स्टोरी डालूंगा, बहुत बढ़िया स्टोरी होगी। आप देखने के बाद, चलो पहले तो नहीं कुछ बोलूंगा, देखने के बाद आप मुझे खुद ही मैसेज कर दोगे, सर वाकई आज मुझे एक अलग चीज देखने को मिली है, और हम तो ऐसे ही अपनी अलग अलग फार्मों के अंदर था, एक्चुअल चीज तो ये है, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, लव यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, वंस अगेन, लव यू ऑल।